आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। अरे मूर्खों के सरदार, सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। एक बात याद रखिए, बीजेपी चाहती है कि बीआरएस तेलंगाना में जीते। ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और इनके साथ एमआईएम भी मिली हुई है। राहुल आएंगे वो वैसी बी टीम है। राहुल गांधी कोई बी टीम नहीं है। अगर तुम बी टीम बोलेंगे तो तुम कौन सी टीम के? मैं बोलूं तुमको? तुम कहां से आए बोलूं मैं तुमको? इनके जो सारे नेता है ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। Some people consider themselves to be very tall, quote-unquote, leaders, which resulted in only 1 out of 80 seats in Uttar Pradesh, which resulted in the Congress party president losing his election. नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? हम भी चालू हैं भैया, हम पार्टी के हैं, हम भी चालू इंडिया गठबंधन चलने दो, चलने वाले चालू ही होते हैं। लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं उनको। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फाइनल वोटिंग के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव की आधी दूरी तय कर ली गई, लेकिन इसे महज 2 राज्यों में वोटिंग तक नहीं समझना चाहिए। इंडी गठबंधन के ऐलान के बाद ये पहला चुनाव है जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं, बीजेपी वर्सेस इंडी गठबंधन होना था, लेकिन ये गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। आगे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई किस लेवल पर दिख रही है, उसे तस्वीरों के जरिए समझने की जरूरत है, जो मैं आगे दिखाऊंगी। इस चुनाव के दरमियान अब तक क्या माहौल बना है, ये आपने बड़े नेताओं के बयानों में भी सुन लिया। सवाल पब्लिक का है कि क्या इस चुनाव में खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में जैसी गहमागहमी हुई है, प्रचार का ट्रैक्टर क्षेत्रीय न होकर ज्यादातर राष्ट्रीय रहा? क्या ये 2024 के चुनाव प्रचार का ट्रेलर था? इन चुनावों में अब तक जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डबल इंजन के नाम पर वोट मांगते दिखे, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर मोदी को घेरते रहे। उसके उलट चौंकाने वाले तेवरों के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को असहज कर दिया, तो नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता ने भी अपने एक बयान से इंडी गठबंधन को ही बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया। सवाल पब्लिक का है कि क्या राहुल गांधी को 2023 में अपने इंडिया वाले सपने के रुझान मिल गए? इस बीच आज जब चुनाव हो रहे थे तो 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली हिंसा की कई खबरें आईं। इंदौर के महू में तलवारें निकल गईं। टारगेट पर यहां बीजेपी वर्कर थे, ऐसा आरोप है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में पत्थर चले। मुरैना के दिमनी, भिंड और इंदौर में अन्य जगहों पर झड़पें हुई, पथराव हुए। छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ को बूथ के भीतर घुसने देने से रोकने का भी आरोप लगा। ऐसे में अगर वोटों के सेमीफाइनल में तलवार निकल गई तो फाइनल में क्या होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। अब तक के चुनाव प्रचार की एक बड़ी बात है, वो है गारंटी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और तेलंगाना में
गारंटी पर गारंटी जारी की है। जैसे तेलंगाना से कांग्रेस की गारंटी है महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को फ्री बस सेवा। ऐसी गारंटियों के जवाब में नरेंद्र मोदी ने अपने नाम की गारंटी दी है। हालांकि कांग्रेस के मुफ्त वादों वाला प्रेशर बीजेपी पर साफ दिख रहा है। बीजेपी के घोषणा पत्रों में इसका असर देखा जा रहा है। जैसे राजस्थान के लिए बीजेपी की गारंटी है पीएम किसान सम्मान बढ़कर 12,000 रुपए, 12वीं पास मेधावी छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी, गरीब परिवारों के छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 1,200 रुपए और 5 साल के लिए गरीबों को मुफ्त राशन तो है ही। लेकिन जब कांग्रेस और बीजेपी वोटरों को गारंटियां दे रहे हैं तो उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को जन्म जन्म की गारंटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस जन्म में दिल्ली उनसे नहीं छीनी जा सकती। सुनिए उनका ये बयान। किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते। उनको पता है, मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपने केजरीवाल जी का दावा भी सुना। उन्होंने दिल्ली में इंडी गठबंधन नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की जीत का दावा किया है। इसी तरह अखिलेश जी एमपी के अपने तेवरों से साफ कर चुके हैं कि वो यूपी में क्या करने जा रहे हैं। उधर नीतीश कुमार जी का कहना ही क्या, क्योंकि उन्होंने सेक्स एजुकेशन के नाम पर महिलाओं पर जो बयान दिया था उसके बाद एक और मोदी 33% महिला आरक्षण की अटल लकीर दिखी तो दूसरी ओर महिलाओं को लेकर ऐसी सोच सामने आई। अपने इंडी गठबंधन की जमीनी सच्चाइयों के बावजूद राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में कहा कि उन्होंने मोदी जी के टायर की हवा निकाल दी। सुनिए राहुल गांधी का ये बयान। पहले बीजेपी के लोग तेलंगाना में छाती फुला के निकले थे, 15 दिन में कांग्रेस पार्टी ने उनकी गैस निकाल दी। मोदी जी की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए हमने। अब वो तेलंगाना में नहीं दिखाई देंगे। किसका टायर पंक्चर हुआ किसका नहीं ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन बीजेपी का प्रचार सिर्फ राज्यों के सरकार बनाने के नैरेटिव तक नहीं रहा। इसलिए भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस पर बीजेपी का हमला बहुत जोरदार है। सुनिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का ये बयान। आजकल गहलोत साहब लाल शर्ट को देखकर सांड की तरह दौड़कर डर जाते। ये लाल डायरी भरकर इनके काले कारनामे के चिट्ठे उन्हीं के विधायक ने खोले हैं, इसलिए गहलोत साहब डर रहे हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, एमपी छत्तीसगढ़ की वोटिंग में एंटी इनकम्बेंसी चली या हवा नहीं बदली? अखिलेश नाराज, ममता चुप्पे चाप और कंफ्यूज दिख रहे हैं नीतीश। क्या सबको 2024 की भनक लग गई? सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराना है। इंडी गठबंधन के इस नैरेटिव से वोटरों के बीच क्या संदेश गया? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण पुरोहित, नेता है कांग्रेस के, अब्बास हैदर, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ब्रिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है शहजाद पूनावाला जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। शहजाद जी, हवा निकाल दी आपके टायर की राहुल गांधी जी का ये दावा है, कितनी हवा निकली और किसकी निकली?
देखिए, राहुल गांधी का पंक्चर प्रेम तो समझ में आता ही है, क्योंकि उनकी गाड़ी तो कितनी पंक्चर है कि अभी तक उनके पंक्चर भरे नहीं जा पा रहे हैं। परंतु देखिए, इन 5 राज्यों में एक राज्य में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश। 50 साल तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, उन्होंने बीमारू राज्य बनाया। आज हमारी 18 साल की सरकार रही तो हमने पर कैपिटा इनकम को 70,000, जीएसडीपी को 70,000 करोड़ से 13 लाख करोड़ किया। हमने वहां पर 3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड दिए, 44 लाख लोगों के पक्के आवास बनाए, 64 लाख लोगों के नल से जल तक घर से पानी पहुंचाया। हमने जिस प्रकार से वहां पर 7 लाख हेक्टेयर को 44 लाख हेक्टेयर इरिगेशन का किया, वहां पर मध्य प्रदेश को 1 नंबर पर किया एक्सपीट के लिए। हमने मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को 24% पे लाया, जीएसडीपी ग्रोथ रेट को 16% पर लाया। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अब ये बताएं कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में क्या है। अब तो रायपुर की सड़कों पर पता है क्या बोल रहे हैं, 30% कक्का, अपना काम पक्का नहीं। आपको याद है वो वायरल वीडियो हुआ था, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वहां पर कहते हैं सो करप्ट, सो महिला विरोधी, जहां कांग्रेस दिखे इनको भगाओ, क्योंकि राजस्थान में गहलोत की सरकार, पेपर लीक घोटाला, जल जीवन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, और यहां पर छत्तीसगढ़ में तो गोबर घोटाला, गोटान घोटाला और महादेव के नाम पर भी घोटाला, शराबबंदी का बोलकर शराब में घोटाला। मुझे बताइए, 316 वादे किए थे छत्तीसगढ़ में, कितने वादे पूरे किए? 200 फूड पार्क बना दिए क्या? किसानों को कर्ज माफी का वादा दिया था राजस्थान में, कितना कर्ज माफी दिया? 19,400 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। महंगाई मुक्त करेंगे, महंगाई सबसे ज्यादा दर वैट पेट्रोल और डीजल पर कहां है? राजस्थान में। बिजली में सबसे ज्यादा दर राजस्थान में, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा दर राजस्थान में। तो वरुण पुरोहित जी, आज मैंने आपको मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड गिनाया, आप राजस्थान का गिना दो, आप छत्तीसगढ़ का गिना दो। वरुण पुरोहित जी, इतनी देर से कांग्रेस का कहना था कि कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान जीत रही है, छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं आज तेवर थोड़े से ढीले नहीं लगे आपको? कम से कम राजस्थान की अगर, कम से कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो ये जो करप्शन पर चौतरफा हमला बीजेपी ने बोला है, कहीं इससे कांग्रेस की कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नाविका जी, कांग्रेस की कैलकुलेशन मायने नहीं रखती। हिंदुस्तान की जनता, पूरी 5 राज्य नहीं, सारी जनता इनसे परेशान हो गई 9.5 साल से। ये जो पूंजीवाद की रहनुमाई करते हैं, रेप्लिका ईस्ट इंडिया कंपनी की है, पाखंड का और सत्य का ही द्वंद है, मैं और हम की लड़ाई है। आप ये देखिए, बार इन्होंने इतनी बातें गिना दी, किनारे कितनी महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब हुई, आम जनता की महिलाएं गायब हो गई, आम महिलाएं गायब हो गई, उसमें टॉप किया मध्य प्रदेश ने। तो ये गारंटी देना चाहते हो क्या आप? मैं खुद राजस्थान को बिलोंग करता हूं, मैं आपको इनकी जैसे हवाई बातें नहीं करता हूं, कोई पतंगे नहीं उड़ाता, पतंग का सीजन आने वाला। आप ये देखिए, बिजली का बिल में इतनी राहत, हर चीज में राहत, राजस्थान के अंदर आम जनता खुश। इलाज मैंने खुद ने पिछली बार ऑपरेशन कराया, पिछले साल 25 लाख की चिरंजीवी योजना है, मेरा 1 रुपया नहीं लगा, दवाई तक फ्री आई। आप जो जनता को राहत मिलती है ना रोज, वो उससे उसको रोटी रोजगार, निजीकरण, महंगाई कह रहे हैं, महंगाई तो आपने पूरे देश में कर रखी है। पूरी सबसे महंगाई दर की जो बात डेटा ये दिखाना चाहते हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। तो ये आज क्या करोगे आप? मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, ये निजीकरण से लाखों नौकरियां खा गए SC ST वर्ग की। जो अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग है वो इनसे परेशान है, प्रताड़ित है, उनकी 10 लाखों नौकरियां खा गए। वो बच्चे युवा जो पढ़ लिख के बैठे हैं गाँव के अंदर, पूरी राजस्थान के जिनके पेपर लीक हो गए, जिनके पेपर लीक हो गए, बीजेपी पेपर लीक पर आपने एक शब्द नहीं कहा, पेपर लीक हो गए, पेपर गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, सारे राज्यों के आप देख सकते। हाँ, लाल डायरी पे भी आ रहा हूं ना। लाल डायरी जो अभी अमित शाह जी कह रहे थे, गृह मंत्री जी, कि सांड डर गया, सांड डरता नहीं है लाल डायरी से, आके सर मारता है। तो इनको यही नहीं पता अभी कि सांड करता क्या है, क्यों इनको पता नहीं गाय भैंसे क्या करती है, खेती करी नहीं, खुद ने प्रवृत्ति से आप ही ज्यादा वाकिफ चलाई नहीं, तो इनको क्या पता है, सीधे फ्लाई करके दिल्ली में बैठे हैं। ये इसमें दो राय नहीं है कि सांड और पंचर इस चीजों में आपकी ज्यादा महारत है। आपका कोई डिसिप्लिन में मुकाबला नहीं है देश के अंदर, दूसरे को बोलने नहीं देते हो। नहीं, तो वरुण जी आपको काउंटर आ रहा है। वरुण जी ब्रेक दीजिए, काउंटर। वरुण जी ने कहा कि मैंने चिरंजीवी योजना में, एक सेकंड तो आपने एक सेकंड भाई साहब, वरुण जी प्लीज, इस प्रकार की डिबेट नहीं होती। आपने कहा चिरंजीवी योजना में आपको 25 लाख का कवर मिला, मान्यवर। यार मुझे मत सिखाओ, मैं बोला भाई साहब बीच में मत बोला, क्या तरीका है? सारे कमेंट करते हो दूसरे पार्टी ऐसी है क्या? जब इन्होंने बोल दिया मैं हो गया, फिर किस बात का कमेंट करते हो? अब मैं बोल लूं?
हाँ जी, चिरंजीवी योजना तो बीपीएल के लिए, आपको कैसे उसका फायदा मिला? चिरंजीवी योजना बीपीएल के लिए, ये तो मतलब फ्रॉड का उदाहरण है। अरे भाई पूरे चिरंजीवी योजना कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि वरुण पुरोहित जो उसके लिए पात्र ही नहीं है वो भी फायदा उठा लिया, और अभी तक 25 लाख के फुल कवर का किसी को भी बेनिफिट नहीं हुआ। आप 10 नाम बता दो जिनको फुल क्लेम मिला हो। दूसरी बात सुन लीजिए ना मान्यवर, बीच में बोलने का मतलब नहीं है। आप राजस्थान में रहते नहीं है, आपको पता नहीं है। 5.5 रुपए की यूनिट थी बिजली की 2018 में, आज 11.5 रुपए प्रति यूनिट है। 108 रुपए लीटर है पेट्रोल का। वैट सबसे ज्यादा राजस्थान में है। तो कृपया करके इस प्रकार की बातें मत फैलाइए और यह बताइए कि किसानों को कर्ज माफी दी तो 19,500 किसानों की जमीन क्यों नीलाम हुई? 17 पेपर लीक हुए, वो पेपर लीक के मास्टरमाइंड सारे कांग्रेसियों के साथ कैसे दिखाई देते? चलिए, ये सारे सवाल तो जनता इस पर रिपोर्ट कार्ड देगी। लेकिन अब्बास हैदर, जनता एक और सवाल पूछ रही थी। जब चुनाव शुरू हुआ तो कई मीटिंग्स के बाद एक गठबंधन बना और सब आए। मैं पूछना चाहती हूं, आज 2023 में जो 2024 का ट्रेलर हुआ, इसमें गठबंधन बचा, आपस में एक दूसरे के साथ जो आपने एक फैसला किया था कि मोदी को मिलकर हराएंगे, क्या वो सिद्धांत बचा? और क्या इस वक्त कांग्रेस उतनी ही तीव्रता से, जितनी तीव्रता से पहले बोल रही थी कि कर्नाटक जीत गए, हिमाचल जीत गए, अब सारे राज्य जीतने वाले हैं, क्या उतना कॉन्फिडेंस आज कांग्रेस में नजर आ रहा है या नहीं? अखिलेश जी और कांग्रेस के बीच में जो नोक-झोंक चल रही है वो जग जाहिर है, लेकिन क्या ये 2024 का ट्रेलर था या नहीं, इस पर आपकी क्या राय? देखिए नाविका जी, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती से 2024 की तैयारी कर रही है। और मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक जनता के बीच में किरण के रूप में, एक जनता उम्मीद के रूप में सामने निकल के आई है और जनता ने हाथों हाथ समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में लिया है। इसका उदाहरण आपको देखा होगा किस प्रकार से अखिलेश जी के रोड शो में किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, देखिए इंडिया गठबंधन इस उद्देश्य से बना था कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बेदखल करना है। और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन इसी नीति के साथ, इसी विचार के साथ आगे भी काम करेगा, हमको पूरी उम्मीद है। हाँ, कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है, कांग्रेस पार्टी को यह फैसला करना है, कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा, आगे आना होगा, इन्हें तय करना होगा कि इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बाहर करना महत्वपूर्ण है। अभी शहजाद पूनावाला बहुत सारी बातें गिना रहे थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं गिनाया कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से एक वर्ष में संज्ञेय अपराध 42,000 के आसपास बढ़े हैं। इन्होंने ये नहीं बताया पिछड़ों का आरक्षण मध्य प्रदेश में कब लागू करेंगे, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सत्ता की कुंजी समाजवादी पार्टी के हाथ में होगी। ये आने वाली 3 तारीख को आप हमको सबको दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक उद्देश्य रहा है कि जो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, जो हमारे देश के संविधान के विरोधी लोग हैं, उनसे लड़ा जाए, उनको सत्ता से बेदखल किया जाए। और उसके लिए हम काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे। निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को संदेश देगा। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात कहूंगा कि तुझसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये शेर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए है, बल्कि कांग्रेस एक उदाहरण भी भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इस शेर से इनको समझ में आना चाहिए। चलिए, मैं पूछना चाहती हूँ अवनीजेश अवस्थी जी आपसे, ये जो चुनाव 5 राज्यों के हैं, इसमें कांग्रेस अगर जीतती है तो भी इंडिया गठबंधन क्या टिकी रहेगी? क्योंकि बाकी जितनी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ती हैं अपने अपने राज्यों में, तो क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे? और अगर कांग्रेस हारती है तो फिर कांग्रेस दबने के लिए क्या तैयार हो जाएगी? दोनों सूरतों में इंडी गठबंधन का क्या फ्यूचर होगा, नंबर 1। और नंबर 2, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हमें 3 तारीख दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से एक कॉन्फिडेंस से ये कैंपेनिंग शुरू हुई थी, क्या कांग्रेस पार्टी आज भी उतने ही कॉन्फिडेंस से कह सकती है कि हाँ वो चारों राज्य जो हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जीतने वाली है? नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है। तमाम सर्वे के आधार पर और जो वहां की मीडिया रिपोर्ट्स है, मैं खुद नहीं गया हूं, मुझे ये बात कहने में किसी तरीके की हिचक नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, राजस्थान के बारे में स्वयं कांग्रेस
और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वहां टक्कर है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये जीत की संभावना, जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है कि मध्य प्रदेश में हालत कांग्रेस की पतली है। बीजेपी कोई किसी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही वहां पर, और ये तमाम, चाहे वो सीएसडीएस वाले संजय कुमार हो या कोई भी हो पोलस्टर्स, वो ये बता रहा है कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और आज भी शिवराज सिंह चौहान जो है वो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में वहां पर मध्य प्रदेश में स्थित है। जहां तक रही छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ में एक बात बड़ी साफ सी है कि जब चुनावों की शुरुआत हुई थी तब भाजपा शायद उतने मजबूत स्टैंड पर नहीं थी, लेकिन एक पिछले 2 महीनों में भाजपा ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के चुनाव की तैयारी की और वहां पर उम्मीदवार उतारे हैं, उससे लगता है कि अब भाजपा ने पिछले 2 महीनों में छत्तीसगढ़ के चुनाव को बिल्कुल कांटे का बना दिया है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहता हूं कि सेमीफाइनल कहते तो हैं, लेकिन पिछली बार इन तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस जीती थी, और उसके 4 महीने बाद या 6 महीने बाद केंद्र के चुनाव हुए थे, संसद के चुनाव हुए थे, लोकसभा के। उन लोकसभा चुनावों में राज्यों के चुनावों के बिल्कुल एकदम ठीक विपरीत आए थे, लेकिन इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। तब भी मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनावों में ईवीएम ठीक थी, लोकसभा के चुनावों में ईवीएम गलत हो जाती है। हिमाचल और कर्नाटक में ईवीएम ठीक हो जाती है, बाकी राज्य में अगर कहीं जीतती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या कहीं और, तो ईवीएम खराब हो जाती है। इन सब चीजों से मुक्त होना होगा। पहली बात तो ये कि राजनीति का जो नया व्याकरण शुरू हुआ है, उस नए व्याकरण के आधार पर हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। उन परंपरागत तरीके से जिसमें लकीर की फकीर हम करते थे कि जिस तरीके से कह दिया और बड़का बिल्कुल एकदम वेग एनालिसिस होता था और बाद में एनालिसिस का बिल्कुल उल्टा निकलता था, तो कोई कुछ उसमें किसी तरीके की किसी को हिचक नहीं होती थी, शर्म नहीं होती थी। बात बड़ी साफ सी नाविका जी, इन 3 राज्यों के, और 3 राज्यों की नहीं, इसमें मिजोरम भी है साथ में। इन दोनों राज्यों की शायद कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा, तेलंगाना की तो फिर भी कर रहे हैं, लेकिन मिजोरम की बात नहीं हो रही है। ये एक आयरनी है, विडंबना है। लंबे समय तक आजादी के बाद समूचा नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत जो है, शेष भारत की राजनीति से कटा रहा। ये किसका षड्यंत्र है? ये बात माननी पड़ेगी ना, विरोधियों को भी माननी चाहिए कि पिछले 9.5 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट पूरे शेष भारत से जिस तरीके से जुड़ा है वो एक कमेंडेबल चीज है। नहीं, कमेंडेबल है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। अब जीतने के लिए कितनी ज्यादा जद्दोजहद चल रही है, वो तो इस बयान से भी पता चलता है जो आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया। आइए सुनिए ये बयान, और आशुतोष जी उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, कमल का बटन दबाइए, हिंदुस्तान में मनती है। दूसरा कोई दल जीतेगा तो खुशियां पाकिस्तान में मनेंगी। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कमल का बटन दबाएं। दूसरा कोई दल जीतेगा तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। अब आशुतोष जी, ये लास्ट मिनट का जो एक पैंतरा है, तुष्टीकरण का कहिए या ध्रुवीकरण का कहिए, ये कहीं ना कहीं ये पैंतरा चलाना ही पड़ा, क्योंकि चुनाव भर कोई ना कोई फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ता है। नाविका जी, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके वक्तव्य पे हंस लेना चाहिए विद सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, उनको गंभीरता के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो दरअसल ये अगर ये कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता जो कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, क्योंकि कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं है, तो उनको जिताने वाले सारे के सारे जो मतदाता हैं, ये सारे के सारे मतदाता दरअसल पाकिस्तानी हैं। अगर ये सोच है, सोच पे सिर्फ हंसा जा सकता है, इसको गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। मैं वैसे भी नरोत्तम मिश्रा को कभी भी गंभीरता के साथ नहीं लेता, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी वो करते रहे हैं उसके लिए वो मशहूर है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक समय ऐसा लग रहा था जबकि एक तरफा चुनाव होगा, खासतौर पर कर्नाटक चुनाव के बाद। लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने वहां काफी मेहनत की है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को आगे किया है, जिस तरीके से लाडली बहना स्कीम पर जोर दिया है, और जिस तरीके से संगठन के स्तर पर मेहनत हुई है, उसकी वजह से आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है। अब उसमें नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग दरअसल इस चुनाव के अंदर वो उस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ये वही लोग हैं। जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहा था तो गिरिराज सिंह ने क्या कहा था
कि अगर यहां भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं जीती तो पटाखे जो है पाकिस्तान में फूटेंगे। तो ये इस सोच पर जो हंसना चाहिए, इसके अलावा इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शहजाद पूनावाला जी। नहीं नाविका जी, गंभीरता से तो उनको लेना चाहिए जो कहते हैं राम जी ने 13 साल वनवास काटे, या जो कहते हैं कि जीएसटी पेट्रोल और डीजल पर लगता है, या जिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का फुल फॉर्म मतलब एमएसपी क्या होता है वो नहीं पता, उनको गंभीरता से ले सकते हैं आशुतोष जी। परंतु मुझे बताइए कि आशुतोष जी 2003 से पहले तो सिमी युक्त था ना मध्य प्रदेश, और सिमी मुक्त कब हुआ, नक्सल मुक्त कब हुआ, और क्यों कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई, और सिमी के पैरोकार कौन थे? क्या लालू और मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने ऑन रिकॉर्ड सिमी की पैरवी की या नहीं की? और सिमी के नए अवतार पीएफआई को जब प्रतिबंधित किया गया तो उसकी पैरवी की या नहीं की? और मुझे यह भी बता दीजिए, देखिए आजकल इनको ये बयान तो नरोत्तम मिश्रा जी का हंसी वाला लग सकता है, ठीक है, आपको लगना भी चाहिए जैसे आपकी दृष्टि हो, परंतु मुझे ये बताइए कि आज हकीकत तो ये है कि टीएस सिंह देव को जब पूछा जाता है कि मान्यवर बताइए कि क्या होगा चुनाव में, तो वो बोलते हैं कि कैप्टन चाहे कोई भी हो, शमी मैन ऑफ द मैच थे। मतलब वो अपनी बात करते हैं, ये नहीं दिखाई देता स्टेटमेंट, ये फूट के प्रमाण है। जिस प्रकार से लूट के प्रमाण मिले हैं भूपेश बागेल से लेकर गहलोत जी, वो दिखाई नहीं देता, और जो झूठे वादे किए गए हैं उस पर भी एक भी सवाल नहीं पूछे जाते। आप मुझे बताइए ना कि सिमी की पैरवी की या नहीं की, पीएफआई का मार्च राजस्थान में निकला या नहीं निकला, और 17 जिलों में हिंदू के जो त्योहार थे उनकी यात्राओं पर 144 लगाई गई कि नहीं लगाई गई? तो ये तुष्टीकरण का नंगा नाच जो हुआ वो संविधान के सम्मत था क्या? आशुतोष जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शहजाद पूनावाला, जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं, इसलिए आपकी बातों से कोई असर पड़ने वाला वहां है नहीं। राजस्थान की बात कर रहे हैं वो, राजस्थान की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं होता। आप अगर पूरे के पूरे उन तमाम वोटरों को जो दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को वोट नहीं देंगे, अगर आप उनको पाकिस्तानी कहना चाहते हैं, अगर आप उनको आतंकवादी कहना चाहते हैं, अगर आप उनको पीएफआई का समर्थक कहना चाहते हो, तो ये आपकी मर्जी है, भारतीय जनता पार्टी की मर्जी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय पहले महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या टिप्पणी की थी, सिर्फ उन टिप्पणियों को निकाल कर देख लेना चाहिए। पीडीपी के बारे में उनकी क्या टिप्पणी थी निकाल कर देख लेना चाहिए, और उसके बाद कैसे उनके साथ सरकार में शामिल थे ये भी देख ये जवाब आपको हर बार देना पड़ता है। नहीं, ये तो ठीक है, आशुतोष जी ने इतना जाकर निष्कर्ष भी निकाल दिया नरोत्तम मिश्रा जी की बातों का। मैं जो बता रहा हूं वो नहीं समझना चाहते हैं, परंतु रणदीप सुरजेवाला जो मध्य प्रदेश के इंचार्ज है वो जनता को सीधे सीधे राक्षस ही कह रहे थे, तब जनता को राक्षस कहना ठीक था। और जिसने सनातन धर्म को एलिमिनेट करने की बात की, सनातन को बीमारियों से जोड़ा, कहा हिंदू ग्लोबल मेनेस है, हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम है, आशुतोष जी इस पर भी कुछ विशेष टिप्पणियां कर दीजिए कि इन्होंने तो डायरेक्टली बोला कि हिंदू आतंकवादी है, देखिए तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण कोई नई बात नहीं है, और ये हर तरफ से होता रहा है। लेकिन बात एक और भी है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, और उधर तस्वीरें चल रही हैं, शिवराज चौहान की बात हो रही थी, किस तरह भागते दौड़ते, हालांकि कोई मुख्यमंत्री का फेस प्रोजेक्ट नहीं हुआ, फिर भी शिवराज चौहान अपने 18 साल के कार्यकाल को डिफेंड किस तरह कर रहे हैं, किस तरह भागते रहे, यह भी देखने को मिला। मैं पूछना चाहती हूं वरुण पुरोहित जी, वहां पर का क्या क्या कहा गया? प्रियंका गांधी जी तो कद तक पहुंच गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और कहने लगी कि भाई उनका देख लीजिए कद का, पद का, तब याद नहीं आई थी जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे, और उनके कद अब याद आ रहे हैं। और सिंधिया जी ने भी जवाब दे दिया कि इतना कद अगर आपका बड़ा है तो आप जीते कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में। और यही बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि भाई आप मध्य प्रदेश में हमें सीटें नहीं देना चाहते, तो आइए उत्तर प्रदेश में कौन किसको कितनी सीटें देता है वो भी पता चल जाएगा। तो वरुण पुरोहित जी, कहीं ना कहीं तालमेल में, दिलों की दूरियों में अभी गुंजाइश बाकी है, और ये गठबंधन कम से कम हेल्दी नहीं लग रहा। नाविका जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपने बात की, उन्होंने स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश का दिया, तो वो भी प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या चमत्कार कर लिया। और जब कांग्रेस में थे तो कौन से लोकसभा की सीटें जिता दी मध्य प्रदेश में? इनके पिताजी भी पार्टी छोड़ के गए थे, क्या किया था उन्होंने? उसके बाद वापस देख लीजिए क्या हाल है। ये खुद में दम होता है तो खुद अकेले जाके जीत लेना आदमी, जिसमें दम होता है। पुराने जमाने में दम होता था तो निर्दलीय जीत जाते थे, लोकसभा का, एमएलए नहीं, लोकसभा का चुनाव जीत जाते थे लोग।
तो खुद में दम होता जीत लेते, बीजेपी का सहारा क्यों पकड़ते जाकर के। जहां तक आप शब्दों के प्रयोग की बात कर रहे हो, कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा अभी लड़कियों के बारे में, बॉयफ्रेंड्स बारे में, रिपीट करना नहीं चाहता मैं, क्यों मेरी जुबान गंदी करूं, इसलिए तो पूरे देश में नहीं तो फिर नीतीश कुमार जी की बात याद कर लीजिए, नीचे तक कहीं उससे भी शायद जुबान साफ होगी। मैंने कहा ना, नहीं मैंने सबके लिए कहा, मोदी जी से लेके सबके लिए कह रहा हूं, हेड ऑफ द फैमिली से लेके नीचे तक कह रहा हूं, सबको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। जो मैंने आपको कई बार कहा, सामाजिक राजनीतिक जीवन के मूल्यों का बिल्कुल एक तरह से मर्यादित इनका आचरण में गिरावट आई है देश के अंदर, वो आई है 9.5 साल में, मोदी जी से पहले नहीं आई थी, वहां से शुरुआत हो गई, दूसरी पार्टियां भी कर रही है, वो थोड़ी चुप बैठे रहेंगी, राजनीति है। लेकिन आप जो बात कर रहे हो अभी इंडिया अलायंस, मैं जवाब दे दूं, इंडिया चिरकुट पार्टी कहा कांग्रेस पार्टी ने, मोहब्बत की दुकान तो ये खोल रहे थे ना, इनकी मोहब्बत की दुकान क्या खुली है आज तक? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव से चाहती थी कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ें, क्योंकि लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये गवारा नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने लास्ट मोमेंट में हमारा समय बर्बाद किया, बड़े बड़े वादे किए, फिर उसके बाद हमारा समय नष्ट करके कांग्रेस पार्टी ने कोई और निर्णय ले लिया। मुझे लगता है ये धोखेबाजी गठबंधन में नहीं चलती। गठबंधन में डिसीजन बायलेटरल होते हैं, यूनिलेटरल नहीं होते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये बात कांग्रेस पार्टी को समझनी पड़ेगी, और जितने भी देखिए दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं जो अपनी जगह मजबूत हैं, सबको कांग्रेस पार्टी से कुछ ना कुछ इस प्रकार की समस्याएं रही हैं समय समय पे। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को काम करने की आवश्यकता है। अगर आप मध्य प्रदेश ले लें, राजस्थान ले लें, आप उत्तराखंड ले लें, हरियाणा ले लें, आप इसके बाद हिमाचल ले लें, इन सारे राज्यों को आप मिला लीजिए तो कांग्रेस के पास सिर्फ एक लोकसभा की सीट है और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी को काम करने की आवश्यकता है। गठबंधन अगर हुआ है तो उसका धर्म निभाने की आवश्यकता है। अनर्गल बयानबाजियों से बचना चाहिए। बयानबाजी कहां से शुरू हुई, किस पार्टी से शुरू हुई? समाजवादी पार्टी से शुरू हुई थी या कांग्रेस की तरफ से शुरू हुई थी? ये बात देखनी चाहिए। अभी वरुण पुरोहित जी ने ठीक बात कही कि भाई हम खामोश नहीं बैठे रहेंगे, तो खामोश हम भी नहीं बैठे रहेंगे। हम वो समाजवादी पार्टी हैं जब 2018 के चुनाव में आपके एक विधायक कम था, जो समाजवादी पार्टी के विधायक ने आपकी सरकार बनवाई थी। 1.3% वोट हमें मिले थे और 0.13 जो परसेंटेज वोट था। वरुण पुरोहित जी, आप पर भरोसा आपके गठबंधन के लोग ही नहीं करना चाहते। बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, जनता को तो छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में स्थिति दूसरी है। नाविका जी, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने करी ना, उसके पहले का परिदृश्य आप देख लीजिए, उसके बाद का परिदृश्य देख लीजिए। सक्सेसफुल यात्रा हुई, कई लोगों ने सहयोग किया, कई लोग नहीं शामिल हुए उसमें अलग बात है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही इंडिया अलायंस बनाने की सबके अंदर मन में भावना क्यों आई? राहुल गांधी की सक्सेसफुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद। जहां तक अभी अखिलेश जी की बात है, देखिए कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जीती है, उत्तराखंड में इन्होंने लड़ाया हमारे खिलाफ चुनाव, घोसी में हमने इनको समर्थन दिया। ये अब इफ्स एंड बट्स चलते रहते हैं अलायंस में, गठबंधन में। अरे भाई मैं बीच में नहीं बोला यार, इसीलिए तो गठबंधन बनते हैं। मैं तो नहीं बोला आपके बीच में, मैं बोला क्या आपके बीच में? आप खुद नहीं चाहते हो, आप में पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए होती है गठबंधन के लिए। आपको पॉलिटिकल मैच्योरिटी और डेप्थ की जरूरत है। आप अभी ये उछल रहे हो ना बच्चों की जैसे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये बचपने से बाहर आओ, आपको गठबंधन में चलना है तो, आपको गठबंधन में चलना है तो बाहर आओ, बीच में बोलते हो। ये बच्चों की जैसी हरकतें बंद करो। अगर गठबंधन में नहीं बोला था आपके बीच में, वरुण पुरोहित जी, वैसे अब्बास हैदर जी ने आपको आईना भी दिखाया है। जितने राज्यों की बात हो रही है वहां आपका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के हैं। राजस्थान मिला लीजिए, मध्य प्रदेश मिला लीजिए, उत्तर प्रदेश मिला लीजिए, हिमाचल प्रदेश मिला लीजिए। एक वाक्य अगर कहने का, दो है, दो अच्छा दो हैं। एक मौका अगर मुझे एक वाक्य बीजेपी की नाविका जी, नहीं आप पहले समाजवादी पार्टी से तो फैसला कर लीजिए, आपका क्या होना है। दो हाथ तो वहां हो रहे हैं। नहीं, 3 तारीख के बाद सारे फैसले हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को सबको समझ में आ जाएगा।
अगर कांग्रेस की सीटें जीत रही है तो इनको चलिए, समझ तो में आएगा। अब्बास भारत जोड़ो हैदर, यात्रा मैंने अब्बास हैदर 3 तारीख को अगर कांग्रेस 3 स्टेट जीत जाती है, 3 या 4 स्टेट जीत जाती है, तो आप लोग हाथ जोड़कर वापस उनके दरबार में चले जाएंगे? अब्बास हैदर साहब, देखिए, मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश में सत्ता की कुंजी समाजवादी पार्टी के हाथ में होगी, सत्ता का प्रतिबिंब समाजवादी पार्टी के हाथ में होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू हो, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है पीडीए का मान सम्मान हो, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिले। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता उनको 3 तारीख को यह अधिकार देगी कि वो तय करे कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, कांग्रेस को वहां भी अखिलेश जी की जरूरत पड़ेगी। शहजाद जी, ये अब्बास हैदर जी का दावा है, अब इसमें बीजेपी कहां फिट होगी? देखिए, अभी अब्बास जी ने एक शेर पढ़ा था, तो मैं भी उनके लिए शेर पढ़ता हूं। हमें तो अपनों ने लूटा, दूसरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बताइए, वो घोसी का याद दिला रहे हैं कि घोसी में हमने आपको समर्थन दे दिया, आप उत्तराखंड में लड़ा। अरे मान्यवर, कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ केरला में लड़ी बाईपोल, कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ बंगाल में लड़ी। आप किस मुंह से बोलते हैं? अच्छा, समाजवादी पार्टियों का अलग है। आप पहला और एक लौता फैसला इंडी गठबंधन का ये था G14 वाला। वो G14 को सबसे पहले समाजवादियों ने तार तार कर दिया। कांग्रेस वाले घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी यहां पर है। तो मान्यवर, कौन सा फैसला? हाँ, एक चीज में ये लोग कंसेंसस पर है, लोगों नीति नेता नहीं, हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। इसलिए मैंने इनके लिए एक नया नाम सूझा है। एक इंडिया अलायंस तो ये नहीं है, ये है H फॉर हिंदू विरोधी, A फॉर अपीजमेंट, M फॉर मनी कमाओ, माल कमाओ, A फॉर अपराधीकरण, S फॉर सट्टा एंड शराबबाजीकरण। मतलब हमास अलायंस बता सकते हैं इनको। ये है हमास अलायंस, इनको हमास अलायंस बोल सकते हैं आप। इंडिया अलायंस नहीं, ये हमास अलायंस। पब्लिक पूछ रही है सवाल, संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। इस इंडी गठबंधन के दिल में एक दूसरे के लिए गांठ ही गांठ है और बंधन तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। ऐसे में 24 की लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी? आशुतोष जी, अब आप ही कुछ बताइए। यहाँ तो मुझे लगता है मध्यस्थता करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं चल पाएगा ये गठबंधन। नाविका जी, आप बिल्कुल चिंता न करिए। 3 तारीख को अगर कांग्रेस पार्टी 5 राज्य हार गई तो उसके बाद ये एक दूसरे के बहुत जमकर गले लगेंगे। और अगर जीत गए, और अगर 5 राज्य जीत गए तो और कस के गले लगेंगे। क्योंकि देखिए, इन सबको नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तमाम लगे हुए हैं, इनको इस बात का अंदाजा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी आगे तीसरी बार तो सारी पार्टियां, उनके नेता जेल के अंदर होंगे। तो इसलिए इनकी मजबूरी है, आज कितना भी टीवी चैनल पे एक दूसरे को गाली दे लें, कितना भी एक दूसरे को चिरकुट कह लें, अखिलेश विखिलेश कह लें, लेकिन 3 तारीख के बाद ये एक ही कमरे में बैठ के आंसू भी बहाएंगे, गले भी लगेंगे और साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए। मतलब भ्रष्टाचार के कार्रवाई से डरकर एक होंगे, सिद्धांत पर नहीं। नहीं, अपनी जेश जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि जेल से भी जीत जाएंगे, कोई उन्हें हरा नहीं सकता। और इंडी गठबंधन की बात नहीं की, आम आदमी पार्टी की बात की। नाविका जी, अरविंद केजरीवाल पता नहीं उनके किस बोलने पे करूं। उनके सारे जो वायरल हो रहे हैं, वो एक बार में कुछ कहते हैं, एक बार कहते हैं अंबाला से आ रही है, अंबाला से पराली नहीं आ रही, पंजाब से आ रही है, जब पंजाब में सरकार बन गई तो पंजाब से नहीं आ रही, हरियाणा से। किस पे बात करूं? वो इस पे वैक्सीन पे क्या बोले थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वरुण पुरोहित ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद सब लोगों को ऐसा लगा कि अलायंस बनना चाहिए। आज भी कांग्रेस इस बात को बड़े हिसाब से कह रही है, हमें जरूरत नहीं है, बाकी सब पार्टियों को जरूरत है हमारी, इसलिए अलायंस बन रहा है। और आशुतोष ने तो साफ ही कह दिया कि ये तो ईडी के डर की वजह से, कोई संविधान नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने आप को जेल से बचाने के लिए अलायंस बना रहे हैं। कोई उसमें राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, उसमें अपने आप को बचाने का भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये बड़े साफ स्तर में कह दिया। तीसरी बात नाविका जी, एक छोटी सी बात है, आपकी डिबेट में तो वो निकल गई बात, आपने उसको मुझे उत्तर नहीं देने दिया। लेकिन आशुतोष जी ने जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का हास्यास्पद है, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट को इमरान खान जो है वहां यूएनओ में कोट करते हैं, यहां से मणिशंकर अय्यर आके कहते हैं कि आप हमें वापस आने दो, हमें यहाँ पे हम आ जाएंगे, हम तो हटा नहीं सकते, आप हमारी मदद करो। वहां हाफिज सईद, दहशतगर्द नरेंद्र मोदी की सरकार है ये, इसको हटाना है ये। कभी कांग्रेस की सरकार के बारे में पाकिस्तान के किसी भी नेता का ऐसा कोई बयान सुना? ये बात सच है, इसको स्वीकार लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें हास्यास्पद क्या है? इसमें ये सच चाहिए। आप बताइए, ये बताइए कि नहीं सलमान खुर्शीद ने वहां जाके क्या कहा था कि नवाज शरीफ से सीखना चाहिए।
जैसे संबंध है पाकिस्तान से कांग्रेस पार्टी के, उसको स्वीकार करो ना। सोचने की बात है, लेकिन पुष्पक जोशी जी का इंदौर से सवाल है। इंडिया अलायंस के प्रवक्ता बोलते हैं कि अलायंस लोकसभा के लिए है, लेकिन राज्यों के चुनाव में एक दूसरे पर निशाना साधते रहे। आखिर ये लोग जनता को क्या समझते हैं? रामकुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, क्या राहुल की बयानबाजी ही कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या है? शहजाद पूनावाला जी, कोई विशेष टिप्पणी? देखिए, उनकी तो बयानबाजी उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कौन से बयान की बात कर रहे हैं? ऐसे एक होते तो कहीं अनेक है। नहीं, उन्होंने कहा कि आपकी टायर की हवा निकल गई है, पंक्चर कर दिया आपको। देखिए, मुझे बयान से आपत्ति है? मुझे लगता है कि किसकी टायर पंक्चर हुई है पिछले 9.5 साल में, और किसने कहा है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में है, उनको इसीलिए मुझे लगता है कि समझ जाते इशारों में कि मूर्खों के सरदार कौन है। करण नेगी का यूट्यूब पर सवाल है, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा हक है, ये हक हमें कौन देगा? बताइए, सारी पार्टियां यहां पर है, कौन दे रहा है ये हक? शहजाद पूनावाला जी, एक बात पूछ लीजिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम पर चिदम्बरम का क्या स्टेटमेंट था? न्यू पेंशन स्कीम लागू करवाने का काम मनमोहन सिंह की सरकार और चिदम्बरम ने किया। ये चिदम्बरम और मनमोहन सिंह ने किया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। और रघुराम राजन, जिसको ये जेम्स बॉन्ड ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उन्होंने बोला है राहुल गांधी के इंटरव्यू में कि ओल्ड पेंशन स्कीम विल बी डिजास्टर्ड। मोंटेक अलूवालिया ने कहा कि इट विल बी गोइंग बैक इनटू डेकेड्स। ये स्टेटमेंट इन चारों लोगों के हैं। आप बताइए कि ये कौन से बीजेपी के नेता है? जवाब दीजिए वरुण पुरोहित जी। देखिए, इनको स्टेटमेंट भी कांग्रेस के आदमियों को लेने पड़ रहे हैं। खुद सरकार में 9.5 साल से लागू किया ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? भाई ओपीएस लागू नहीं करेंगे, कर दो, डिक्लेयर कर दें आज। अरे यार, फिर बीच में बोलते हो ना। आपको तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से सीखना था। कांग्रेस में तब सीख के बिल्कुल ढंग से बोलते थे, बीजेपी में जाके ऐसे करने लगे। आपको प्रवक्ता बना दे, इतने अच्छे बोलते हैं आपकी राजनीति, कांग्रेस वाले आप ही को बना दे, कम से कम आपको तो जगह दे दे। अरे भाई, मैं तो, अरे भाई, अरे फिर वही बात, आपको तो कांग्रेस का फोबिया है। दिन भर राहुल गांधी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आप, अरे आप तो ओपीएस पे बोलो ना, डिक्लेयर करो कि ओपीएस। आपने हिमाचल में लागू किया, वहां पे 15,000 कर्मचारियों के वेतन नहीं दे पाए। हिम्मत तो रखो आप। राजस्थान में जहां से आप कहते हैं, आप अपनी बात करो, सरकार में आप विपक्ष से प्रश्न करोगे क्या? 9.5 साल हो गए, 9.5 साल लगे, कांग्रेस ने किया, राहुल गांधी ने किया। अभी कह रहे हैं पाकिस्तान प्रेम में कोई क्या बोल रहा है? अरे भाई, 9.5 साल से आप हो तो फिर घबरा के रहे हो? आप जीत जाओगे 5 राज्य। कांग्रेस से राहुल गांधी से परेशान क्यों? 3 तारीख को मैं कह रहा हूँ पता लग जाएगा। अरे हम तो हार जाएंगे तो बोल देंगे हम हार गए। आप तो हार जाओगे तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे क्या मोदी जी की वजह से हार गए? 3 तारीख को 3 को बोलोगे क्या मोदी जी की वजह से हार गए? नहीं, किस राज्य में आपने कहा है कि आप राहुल गांधी की वजह से हार गए? मैं बता दूं आपको, 3 तारीख को, लेकिन इस वक्त मैं नाविका जी खुल के बोलूंगा, अगर हम हार जाएंगे राजस्थान में हारे तो राहुल गांधी की हार मानेंगे उसको? नहीं, अशोक गहलोत की। उनको ही बलि का बकरा बनाना। चलिए, नहीं, चलिए, सबसे बड़ा सवाल जो आज दर्शक जानना चाहते हैं, 5 राज्यों में चुनाव है। मुझे बताइए, अब मैं सबके पैनल पे सबके आकलन लेने वाली हूं, कौन किस राज्य में जीत रहा है। सबसे पहले मैं पूछती हूं आशुतोष जी आपसे। आशुतोष जी, कौन जीत रहा है 5 राज्यों में? आप अपनी फ्यूचर गेजिंग बताइए। एस्ट्रोलॉजिकली आपको क्या लग रहा है? काश में एस्ट्रोलॉजर होता और मैं आपको देख के बता पाता। चलिए, जर्नलिस्ट अनुभव से बताइए। नहीं, मैं आपके चैनल पर कई बार मैं कह चुका हूं, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई पड़ती है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई पड़ती है, राजस्थान में बीजेपी आगे दिखाई पड़ती है, और तेलंगाना में आज की स्थिति में मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वहां की बीआरएस जीतेगी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही। मिजोरम की जहां तक बात है, मुझे लगता है एमएनएफ आगे निकल सकती है। ओके, तो कांग्रेस 2, बीजेपी 1, और 1 में अभी टाइट कॉन्टेस्ट है बीआरएस और कांग्रेस के बीच में। अवनीजेश अवस्थी जी, मुझे लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी काफी आगे है। छत्तीसगढ़ में लड़ाई है और कुछ भी हो सकता है। और राजस्थान बताया बीजेपी। तेलंगाना में हो सकता है, मुझे लगता है अभी भी मुझे विश्वास है कि बीआरएस की सरकार बनेगी वहां पर। चलिए, अब्बास हैदर साहब। नाविका जी, देखिए, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी तय करेगी किसकी सरकार बननी है। तेलंगाना में बीआरएस निश्चित रूप से सरकार बना रही है। मुझे लगता है बाकी राज्यों में
जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से 2024 का सेमीफाइनल देखने को मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई। कमाल है, आपकी दोस्ती बीआरएस के साथ ज्यादा लग रही है, कांग्रेस के साथ कम। बीआरएस इंडिया अलायंस में है नहीं, कांग्रेस है, और आप कह रहे हैं तेलंगाना में बीआरएस जीत रही है। ये वरुण पुरोहित जी सेफोलॉजिस्ट तो होने आप बहुत अधिक अनुभवी पत्रकार हैं, आप मुझे फंसाने की सोच रही हैं, लेकिन मैं फंसूंगा नहीं। निश्चित रूप से मैं मध्य प्रदेश के बारे में आप बिल्कुल नहीं फंस रहे हैं। मैं तो सिर्फ सोच रही हूँ आजकल दोस्ती की डेफिनेशन क्या है। वो पहले के जमाने वाले दिन गए जब कहते थे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। यहाँ तो बात बात पर टूट रही है। वरुण पुरोहित जी, नहीं, यहाँ सवाल देश का है, यहाँ सवाल देश की जनता का है। ओके, तो देश की जनता का अगर सवाल है तो उसमें कांग्रेस किसी गिनती में नहीं है। वरुण पुरोहित जी, मुझे लगता है आप कुछ दवाइयों का इंतजाम जरूर रखिएगा। आपका क्या आकलन है? पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बिल्कुल मूवमेंट होगा पूरे देश में। एंटी मोदी सेंट्रिक बीजेपी के खिलाफ बयार चल रही है, आप पूरे देश में देखना कहीं भी। शहजाद पूनावाला, आपसे पूछूं या आप भी वरुण पुरोहित जैसे बोलेंगे पांचों सरकारें बीजेपी की होंगी? मध्य प्रदेश में हमारे काम के बलबूते पर रिपीट और बाकी जगहों की सरकारों के कारनामे देके डिलीट, और इसलिए कमल की जीत। चलिए क्या होगा ये 3 दिसंबर को हम बताएंगे, क्योंकि उस दिन चुनावी नतीजे आएंगे और चुनावी नतीजों में कौन कहां किस पर भारी, कौन निकलेगा आगे, ये सब पता चलेगा। लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले हर एक दल खुद को जीता हुआ बताता है, लेकिन वोटर का फैसला सिर्फ नेताओं के दावों के आधार पर नहीं होता। वोटर वोट डालने से पहले राजनीतिक दलों की स्कीम, उनके चेहरों की विश्वसनीयता और सबसे बड़ी बात नेताओं के बयानों को जरूर तोलता है। ऐसे में जरूरी है कि चुनाव की गर्मी में राजनीतिक दल जोश में ज्यादा नहीं, होश में ज्यादा रहें, क्योंकि जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है, सब देखती है। आज बस सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। तमाम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए